नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है परवतजन डिजिटल पर। फिलहाल हमारा जो टिहरी भ्रमण का कार्यक्रम है वो शुरू हो गया है। मैंने कुछ दिनों पहले लाइव भी आया था और आपको बताया था कि टिहरी भ्रमण पे हम लोग हैं। आज कुछ गांव में गया था जिसमें ये चंबा के पास है और चंबा के पास ही आज मैं रुका हुआ हूँ। और अभी आप लोग भी चाहते हैं कि हम आपके गाँव तक पहुँचें, तो आप प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में या फिर मेरे को पर्सनली मैसेज भेज के मैसेज बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि गांव में क्या कुछ समस्या है, कौन से ब्लॉक में है। चंबा में फिलहाल मैं हूं और आज हम लोग भाटुशेन ग्राम सभा है वहां हम लोग गए थे। उसके अलावा कुकरबग्गी हो गया, मातली हो गया, फंडियू हो गया, बसाल ग्राम सभा पास में ही पड़ता है यहाँ पे, नारंगी हो गया और ढिलारी गांव। इन सब गांव में हम लोग गए थे। राकेश तिरुवान भूवी जी लिखते हैं कि बांगर रोड की हालत दिखा दो जी। बिल्कुल बांगर की तरफ भी हम लोग आएंगे। शायद हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम है और शायद ज़्यादा अच्छा नेटवर्क नहीं है, तो हो सकता है कुछ दिक्कत हो आप लोगों को। लेकिन फिलहाल मैं अभी चंबा में हूँ और कुछ जो समस्या है उस समस्या से भी रूबरू आपको करवाऊंगा। मैं आप लोगों के कमेंट भी लगातार पढ़ता भी रहता हूँ बीच में कि जिन जिन लोगों के कमेंट आ रहे हैं। राकेश दिरवान जी लिखते हैं कि बांगड़ रोड भी दिखाइए। गोविंद नेगी लिखते हैं क्या बात भाई, मिलना नहीं चाहते क्या? गोविंद नेगी जी, गोविंद नेगी जी जरूर मिलेंगे आपसे हम लोग, क्योंकि आज ही हमारा भ्रमण शुरू हुआ है और हम लोग लगातार गांव-गांव जाकर अब भ्रमण करेंगे, क्योंकि ग्राउंड से ही हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में धरातल पर स्थिति क्या है। आज जैसे आप लोगों ने लाइव देखा भी होगा, तो उसमें जब मैं कुकरबग्गी गांव में गया और वहां पर देखा कि लोगों के खेत बिल्कुल बंजर पड़े, खेत में वो कुछ भी फल सब्जी नहीं उगा पा रहे हैं। क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो बंदर है, जो जंगली जानवर है और जो आवारा पशु है वो बहुत ज्यादा हो गए हैं। इन कारणों से जो खेती है वो नहीं हो पाती। इसके बाद हम लोग जोल गांव गए थे, जो सिरदेव सुमन, अमर शहीद सिरदेव सुमन का गांव है, वहां हम लोग गए थे। और आप ये देखिएगा, इतना बड़ा नाम है सिरदेव सुमन, पूरे उत्तराखंड पूरे भारतवर्ष में उनको जाना जाता है। उनके नाम पे एक यूनिवर्सिटी है। लेकिन उनके गांव की आप हालत देखोगे ना तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। एक छोटी सी उनकी मूर्ति लगाई हुई है और जो उनके भाई, जो उनके भतीजे हैं, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा है कि सिरदेव सुमन के नाम से एक समिति बनी थी गांव में और जो आसपास के गांव के लोगों ने बनाई थी, गांव के ही लोग थे, और उन लोगों ने समिति के नाम पे 22 लाख रुपए खा दी। और कई गांव ऐसे हैं अगल बगल के जहां पर जो सामाजिक कार्यकर्ता अगर आरटीआई लगाते हैं तो उन्हें बहिष्कार कर दिया जाता है उनका। मेरे बिल्कुल सुनकर कान खड़े हो गए कि वाकई में हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, जहां पर अगर आरटीआई आप लोग लगाते हैं गांव, तो आप लोगों को गांव से बहिष्कार कर दिया जाता है। तो वाकई में मेरे लिए बड़ी नई चीज थी, बड़ी शॉकिंग चीज थी कि इस प्रकार से भी गांव में होता है कि आरटीआई आप लगाओ तो आप लोगों को गांव से बहिष्कार आप लोग कर देंगे। तो ये सुनने में ही एक बड़ा अचरज इसमें लगता है। तो फिलहाल हम टिहरी भ्रमण पे हैं, चंबा में आज मैं हूं। और चंबा की मैं स्थिति बताऊं, चंबा में सबसे पहले तो जो ये कूड़ा निस्तारण का था वो सबसे बड़ी समस्या थी, लेकिन वो जब टिहरी शिफ्ट हो गया, लेकिन उसके बाद जो चंबा में है, चंबा में पार्किंग की बड़ी दिक्कत है। आपको कहीं पर भी पार्किंग नहीं मिल पाएगी। बड़ी मुश्किल से गाड़ियां घिसड़ घिसड़ के या बिल्कुल कोने में कहीं पे खड़ी कर देते हैं। वो सबसे बड़ी समस्या है चंबा की। इसके अलावा आवारा जानवर इतने हैं चंबा में, बहुत ज्यादा आवारा जानवर है। आवारा गाय, आवारा बैल, आवारा भैंस, या दुनिया भर के आवारा है। इसके अलावा नगर पालिका परिषद आखिर कर क्या रही है? नगर पालिका अध्यक्ष से भी हम मुलाकात करेंगे कि चंबा जो इतना बड़ा एक हब है, चंबा इतना बड़ा जो ओल्ड सिटी जिसको कहा जाता है, चंबा बाजार, उसमें ये हालत है। तो ये जो गाय, एक तरफ हम कहते हैं कि गाय हमारी माता है, और दूसरी तरफ आप ये देखिएगा कि चंबा बाजार में गाय आपको हर 2-4 दुकान छोड़ के एक गाय आपको यहां पर मिल जाएगी। और इस ठंड में गाय किस प्रकार से सुकड़ रही है, किस प्रकार से गाय के हालत बुरे हुए। लेकिन ये नगर पालिका जो है उनको ये नजर नहीं आ रहा है, उनके अधिकारियों को नजर नहीं आ रहा है, नगर पालिका अध्यक्ष को ये चीज नजर नहीं आ रही है। एक तरफ हम कहते हैं गाय हमारी माता, आप दूसरी तरफ आप देखिएगा चंबा बाजार में गायें यहां पर सड़कों पर घूम रही है, ठंड में घूम रही है। लेकिन उनके लिए कोई भी अभी तक उनका रहने के लिए कोई व्यवस्था यहां पर नहीं की गई है। ऊपर से पार्किंग की बड़ी समस्या है। तो ये तमाम समस्या जो आज मैंने ऑब्जर्व की है पूरे चंबा में, टिहरी उसमें,
तो ये बढ़िया। फिलहाल मैं बाकी भ्रमण पर भी रहूंगा, आप लोगों के कमेंट में पढ़ लेता हूं। राकेश दिलवान जी लिखते हैं कि वहीं से घनसाली म्याली होते हुए बांगर आइएगा, आपका हार्दिक स्वागत है। बिल्कुल राकेश जी, हम बिल्कुल आने की कोशिश करेंगे और आप कांटेक्ट नंबर भी छोड़ दीजिएगा ताकि मैं आपसे संपर्क कर पाऊं। विक्रम चल जी लिखते हैं कि आप अच्छा कर रहे हैं पहाड़ के लिए, बाकी सब राजधानी में मस्ती कर रहे हैं। बिल्कुल जो हमारा कर्तव्य है, क्योंकि मेरा मूल टिहरी से भी है और एक लगाव भी है टिहरी के प्रति, क्योंकि हम लोग जहां से जन्मे हैं, जो हमारी मातृभाषा जहां की है, जो हमारा मूल निवास जहां से हमारा मूल निकला है, तो उनको शायद भूलना नहीं चाहिए। अवतार एस रावत जी लिखते हैं कि रावत जी, पूरे उत्तराखंड में पानी और सड़क की सबसे बड़ी समस्या है। बिल्कुल पानी की सबसे बड़ी समस्या मेरे समझ में तो ये बात नहीं आती है कि एक जो योजना चलाई थी हर घर नल हर घर जल, अगर जरा गांव में जाकर देखिएगा तो उनके पास पानी नहीं है, नल न लगा है, उसमें जल ही नहीं है। किस बात का हर घर नल, किस बात का हर घर जल। आशीष जी लिखते हैं कि आवारा आदमी का भाई जी। आशीष जी प्रणाम सर, प्रणाम आशीष भाई। योगेंद्र पवार जी लिखते हैं कि रुद्रप्रयाग में बासिंदे जितना कमोडी मूत्रमार्ग की स्थिति भी बहुत खराब है, दिखाई देना भाई जी। बिल्कुल मैं वहां जाऊंगा। रुद्रप्रयाग तो फिलहाल भ्रमण नहीं है, लेकिन जब रुद्रप्रयाग जाना होगा तो आपसे जरूर उसमें संपर्क करेंगे। प्रदीप बरमोला लिखते हैं भाई जी, जोरन्ना के पास झगोई गांव में सोमवरी परिवार की हालत बहुत खराब है। पर्वतवाणी ने भी खबर दिखाई थी, आप भी एक बार खबर दिखा दीजिएगा। हाँ मैं दिखाऊंगा उसको, खबर मेरे संज्ञान में है वो पूरा मामला, वो खबर में मैं दिखाऊंगा। लेकिन आप लोग जरूर अपने कमेंट बॉक्स में अपना नाम, जगह का नाम जो टिहरी से है, खासकर क्योंकि मैं टिहरी इस समय भ्रमण पे हूं इन दिनों, तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपके गांव तक मैं आऊं, समस्या दिखा पाऊं, क्योंकि हम लोग एक आईना है, हो सकता है कि आपकी बात कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंचे, क्योंकि सरकार अगर हम होते तो आपका काम करवा देते। अब सरकार तो हम है नहीं, तो इसलिए केवल आवाज ही उठा सकते हैं। और एक दर्द भी है पहाड़ के प्रति कि जो सरकारें हमने चुनी है, जो सरकारों ने हमसे वादे किए हैं, और जो वादे जो रैलियों में वो करते हैं, जो भाषण में देते हैं, जो मैनिफेस्टो उनको निकाला जाता है कि हम गांव में ये सुविधा देंगे, वाकई में वो सुविधा गांव में पहुंच पाती है कि नहीं पहुंच पाती है। इसीलिए हम लोग ये टिहरी भ्रमण हम लोग कर रहे हैं। टिहरी भ्रमण पे हम लोग आए हैं। के जी लिखते हैं भाई जी नमस्कार। नमस्कार के लिखा हुआ उन्होंने नाम अपना। नवीन बहुगुणा जी लिखते हैं रावत जी, पंचबदरी में प्रथम स्थान है आदि बद्री मंदिर का, और तहसील मुख्यालय होने के बाद भी यहां आज तक छोटा सा अस्पताल नहीं। जब तक पर्यटन में लाखों संख्या में यहां नहीं रहे, प्लीज आदि बद्री आने पर जरूर इस विषय में सरकार का ध्यान आकर्षित कीजिए। बिल्कुल मैं आऊंगा उस जगह पे, और अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी छोड़े जाइएगा। अगर आप वैसे नहीं देना चाहते तो पर्सनली आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा इसमें, तो मैं वो मैसेज पढ़ लूंगा परवजन पे ही। राहुल भट्ट जी लिखते हैं न्यू टिहरी भी आ जाओ कल। अभी तो न्यू टिहरी शायद आना नहीं होगा, लेकिन राहुल भाई जैसी न्यू टिहरी आना होगा तो मैं जरूर संपर्क करूंगा। और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंच पाए जो लोग वाकई में परेशान हैं और जो चाहते हैं कि उनकी गांव की समस्या सरकार तक पहुंचे। वो जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग ही तो हमारी ताकत हैं। जब आप लोग ज्यादा से ज्यादा देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा जब उसको शेयर करते हैं, ज्यादा से ज्यादा जब हम ग्राउंड पे जाते हैं, समस्या दिखाते हैं, तो सरकार की नींद खुलती है, अधिकारियों की नींद खुलती है उससे। जब आप लोग देख के इसको इग्नोर कर देते हैं तो शायद उनको भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब फर्क आपको पड़ेगा तो शायद फर्क फिर सरकार को भी पड़ेगा, अधिकारियों को भी पड़ेगा। सोहन सिंह जी लिखते हैं कि गनगढ़ घटी घनसाली में आपका स्वागत है। ये गनगढ़ पट्टी, अच्छा गनगढ़ पट्टी में आपका स्वागत है। मैं आऊंगा सोहन भाई, गनगढ़ पट्टी भी मैं आऊंगा। राकेश सिंह जी लिखते हैं नमस्कार। नमस्कार राकेश भाई। भाई जी यहाँ डांडा लखोण में नगर निगम वाले बहुत परेशान कर रहे हैं, जमीन किसानों की जमीन पर भी कब्जा कर रहे हैं। देहरादून आके देखेंगे भाई इस बात को कि डांडा लखोण में क्या कुछ हाल है। मुक्कू चौहान लिखते हैं जौनसार में भी आओ। जौनसार का भ्रमण रहेगा हमारा, अभी तो फिलहाल जौनसार नहीं आ पाएंगे, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट जो लगाएंगे तो शायद जौनसार, क्योंकि जौनसार भी बड़ा प्रिय है मेरे लिए। और जौनसार की जो लैंग्वेज है, जौनसार की जो संस्कृति है, वहाँ की वाकई में एक अलग छवि बिखेरती है उत्तराखंड। पंकज सिंह रावत जी लिखते हैं कि सर जी गैस टीचर की भर्ती कब आएगी 2300 वाली। ये तो सर सरकार से सवाल पूछेगा, गैस टीचर की भर्ती कब आएगी, इसके बारे में मैं क्या बता सकता हूं आपको। ये सरकार से आप सवाल पूछिएगा गैस टीचर की भर्ती कब आएगी। भगवती प्रसाद लिखते हैं कि पौड़ी कोट ब्लॉक कब आओगे, मेरा नंबर है पौड़ी कोट ब्लॉक। अभी देखते हैं कब आते हैं, वहां पर संपर्क करेंगे,
क्योंकि मैंने पूरी लिस्ट बनाई है। ये मत सोचिएगा कि मैं आप जो कांटेक्ट नंबर देते हैं उसके बाद मैं भूल जाता हूं, मैं पूरी लिस्ट उसको देखता हूं, पूरी लिस्ट मैंने बनाई हुई है। ठीक है। भूपेंद्र पंत लिखते हैं अंकिता केस में सीबीआई हेल्प मांगो सर, हम आपके साथ हैं। अंकिता केस का अभी जो कोर्ट ने है वो रिजर्व में रखा हुआ है, 2-3 दिन में आदेश आ जाएंगे। हो सकता है कि वो सीबीआई इसमें जांच के लिए इसको दे दे। फिलहाल 2-3 दिन का भी और समय मांगा है, रिजर्व में रखा हुआ है, 2-3 दिन बाद उसका फैसला आ जाएगा। सोहन सिंह जी लिखते हैं कि गौनगढ़ में भाई जी, अच्छा ठीक है सोहन भाई। विनोद खुशबली नेगी लिखते हैं आपका स्वागत है। विनोद भाई धन्यवाद आपका। मुक्कू चौहान लिखते हैं जौनसार का राउंड मारो एक। बिल्कुल मुक्कू भाई, जौनसार आने की हम लोग कोशिश करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। और आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं इसको ज्यादा से ज्यादा, मात्र 38 लोग देख रहे हैं। और बड़ा दुख भी होता है कि हम लोग ग्राउंड पे जाकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, तो बड़ा दुख भी होता है इस बात का कि या आप लोगों को ज्यादा नहीं पता कि भाई हम लोग ग्राउंड पे इस प्रकार की स्थिति है, या आप जानना नहीं चाहते हैं। तो अगर आप वाकई में जानना चाहते हैं तो इसको प्लीज शेयर भी किया कीजिएगा, शेयर ही हमारी ताकत है। तो इस वजह से जब आप ज्यादा से ज्यादा शेयर आप लोग कर पाते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच पाती है, तो हमारा हौसला भी, उत्साहवर्धन हमारा होता है। बस शेयर ही तो मांग रहे हैं, बाकी तो हम लोग आपसे कुछ कहते नहीं जाता कि भाई ये मत कीजिएगा। DRX के सिंह जारा लिखते हैं पहाड़ी युवाओं को सबसे बड़ी परेशानी रोजगार है जो सरकार देना नहीं चाहती। ये तो हर जगह की स्थिति है, पूरे उत्तराखंड की स्थिति है। मैं अभी देख रहा था कि जो मनरेगा के तहत 100 दिन रोजगार गारंटी आता है, अभी एक प्रधान जी से मेरी बात हुई है जो कुकरबागी के प्रधान जी हैं, उन्होंने बताया खुल के स्थिति कि भाई 100 दिन के रोजगार की बातें करते हैं तो कम से कम साल भर में उन्हें 30 दिन का रोजगार भी नहीं मिलता। और एक केंद्र से आई हुई योजना है और ये हाल है जिसके नाम पे बड़े बड़े ढिंडोरे पीटे जाते हैं। पहाड़ों में यह हाल है कि उन्हें 100 दिन के बजाय 30 दिन का रोजगार भी नहीं दिया जाता। तो कैसे टिकेगा आदमी पहाड़ों में, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। विनोद खुशाल नेगी लिखते हैं प्रताप नगर में स्वागत है। बिल्कुल प्रताप नगर आऊंगा मैं। सबसे ज्यादा मेरे पास क्वेरी जो है वो प्रताप नगर की है और उसके बाद चंबा की भी काफी क्वेरी है और देवप्रयाग, 3 ये जो अलग अलग विधानसभा हैं इनमें बहुत ज्यादा क्वेरी है। तो इनमें मैं आऊंगा लगातार आप लोगों के पास। इसके बाद हो सकता है चंबा के बाद जो मेरा भ्रमण का कार्यक्रम रहेगा वो प्रताप नगर रहेगा। गोविंद सिंह रावत लिखते हैं कि उत्तराखंड भिखियासेन पीपल गांव भी आ जाओ आप भी भाई जी प्लीज। गोविंद सिंह जी आने की कोशिश करेंगे, वहां भी जहां जहां से ज्यादा क्वेरी होगी वहां जरूर आएंगे। और जहां से लोग नहीं बुलाएंगे तो हम क्यों मुंह उठा के आ जाएंगे, क्योंकि आप लोग भी तो शादियों में तभी जाते हो ना कि जब वहां पर कार्ड घर में आपके आता है। जब आप लोग बुलाएंगे तब हम लोग आएंगे, आप लोग नहीं बुलाएंगे तो हम कहां से आएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा जब आप लोग बुलाएंगे तो हम जरूर आएंगे। गोविंद रावत जी सर यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। गोविंद सिंह रावत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गोप्स गोविंद लिखते हैं एड इरिगेशन 228। मिस्टर रोबिन राणा लिखते हैं जुआ पट्टी में जरूर आना भाई जी, ये भी प्रताप नगर का ही है। जुआ पट्टी, बिल्कुल मैं नोट कर लेता हूं। और जो जो देखो आप बोल रहे हो कि यहां आना है तो आप प्लीज इसमें आप अपनी पट्टी का नाम, अपने ब्लॉक का नाम और अपनी विधानसभा का नाम जरूर डालिएगा ताकि एक आसानी हो। जो मैं इसका पूरी लिस्ट जो बना रहा हूं आप लोगों तक पहुंचने के लिए, तो एक आसानी भी मेरे लिए हो कि जहां जहां मेरे को पहुंचना है वहां वहां के लिए मैं वो नाम नोट करता जाऊं। तो इसलिए मेरे को भी आसानी होगी और आप लोगों को भी आसानी होगी। भले ही आप कहीं रहते हो देश विदेशों में, लेकिन हो सकता है कि आपको, क्योंकि एक पीड़ा होती है, अगर मैं भी विदेश में रह रहा होता तो मेरे लिए भी एक पीड़ा होती है अपने गांव के लिए। और अपने गांव से हमें खबर तो मिलती रहती है कि हमारे गांव में क्या क्या परेशानी है। तो आप प्लीज वो इस तरीके का आप भेजिएगा लिख के। उसके बाद राहुल भट्ट जी लिखते हैं कि सर कल चंबा के हॉस्पिटल का भी देख लीजिए प्लीज, बहुत बुरा हाल है। बिल्कुल मैं चंबा में हूं तो चंबा के हॉस्पिटल भी जरूर आऊंगा। जुआ पट्टी वाला मैंने पढ़ लिया। पुष्कर गोस्वामी लिखते हैं अपना नंबर गलत लिख दिया है शायद आपने, अपने नंबर गलत लिख दिया है शायद आपने। मैं देख लूंगा, अगर गलत नंबर होगा तो मैं उसको सही कर लूंगा। वैसे मेरा नंबर बता भी देता हूं 9690727803। ये मेरा नंबर है 9690727803। ठीक है। मीडिया कितनी आसान हो गई है ना, लगातार हम लोग एक नंबर से देते हैं और बिल्कुल आपके घर तक हम लोग पहुंच जाते हैं। तो इसका फायदा भी हमें उठाना चाहिए क्योंकि इससे कहीं ना कहीं सरकार में बैठे नुमाइंदे
सरकार में बैठे हुए अधिकारी, सफेद पोष जो नेता हैं, वो भी वीडियोस देखते हैं और जब कमेंट आप लोगों के पढ़ते हैं तो उनके दिल में भी धक्का लगता है कि भाई इस बार तो इस जनता ने जितवा दिया और अगली बार हमने इनका काम नहीं किया, ये काम जो ये बता रहे हैं तो ये अगली बार हमें आईना जरूर दिखाएंगे। तो ये डर भी रहता है और ये डर अच्छा है। मोहन सिंह जी लिखते हैं कि भाई जी कभी गैरसैंण चमोली भी आना। बिल्कुल मोहन भाई, बिल्कुल आएंगे गैरसैंण चमोली। सिंगल लोग हैं हम लोग, जितना कोशिश होती है हम लोग वहां तक आ पाते हैं। पुष्कर गोस्वामी लिखते हैं परवजन का संवाददाता हर कस्बे में होना चाहिए। हाँ होना तो चाहिए, लेकिन क्या करें भाई साहब, नहीं मिल रहे हैं या नहीं हम लोग कर पा रहे हैं। सिंगल हैं, इसलिए जितना हो सकता है उतना हम लोग कर पाते हैं। फिलहाल अपनी तरफ से हम लोग 100% कोशिश करते हैं। सूरज सिंह दिमोगा लिखते हैं रावत जी, जब देहरादून में मसूरी के बीच में हमारी ग्राम सभा मोटीधार है, रायपुर बिलोक में 1992 से ग्रामीण सड़क मांग रहे हैं, दूर दराज पहाड़ों का क्या हाल होगा। बिल्कुल मैं वही जानने आया हूं कि जब ऋषिकेश देहरादून से लगे हुए मात्र 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर में लोगों का ये हाल है, तो सोचिएगा जो यहां से 200-250 किलोमीटर दूर बैठे होंगे राजधानी से, वो गांव, सुदूर गांव, जहां पहुंचने में भी कम से कम 3-4 किलोमीटर आपको पैदल जाना पड़ता है, तो उस गांव में क्या हाल होंगे। वहां क्या नेटवर्क होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। क्या वहां सड़क होगी? बिल्कुल नहीं होगी। क्या वहां जो हर घर नल, हर घर जल की हम बात करते हैं होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो यही जानने हम लोग आए हैं कि देहरादून में बैठी हुई जो ये अधिकारी हैं, जो ये सरकार हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी फाइलें तैयार कर दी है कि इस गांव में हमने ये विकास कर दिया, उस गांव में हमने ये विकास कर दिया, लेकिन एक्चुअल में धरातल पर क्या वो विकास हुआ है? क्या आपके गांव तक वो सुविधाएं पहुंची है? क्या जो पंचायत स्तर पर जो योजनाएं आती है, जो विधानसभा स्तर पर योजनाएं आती हैं, जो केंद्र सरकार योजनाएं देती हैं, स्टेट गवर्नमेंट जो योजनाएं देती हैं, वो आपके गांव में पहुंच पाती है कि नहीं पहुंच पाती है? कि केवल वही लोग जो केवल कुछ राजनीतिक मोहरे बने बैठे हैं वो इसका फायदा उठा पाते हैं? यही जानने के लिए हम लोग आए हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग पे, और आप लोगों का इसमें साथ चाहिएगा। शेयर जरूर कीजिएगा, इसलिए मैं बार बार कहता हूं जितना शेयर करेंगे उतना हम और आप लोग मजबूत होंगे, क्योंकि हमारी और आपकी लड़ाई डायरेक्ट उन लोगों से है जो हमारे लिए योजनाएं तैयार करते हैं, उन लोगों से है जो बोलते हैं फाइलों में कि हम लोगों ने आपके गांव तक ये योजनाएं पहुंचा दी। ये आपकी हमारी लड़ाई दोनों मिलकर जब हम लोग लड़ेंगे ना, तो कामयाबी जरूर मिलेगी। कई लोग निराश भी हो जाते हैं, लेकिन निराशावादी नहीं होना चाहिए। मैं बहुत आशावादी आदमी हूं। मैं कमेंट भी पढ़ लेता हूं आपके। विनोद रावत लिखते हैं आओ मेरे पैठानी में आपका स्वागत है भाई जी। बिल्कुल विनोद रावत जी, पैठानी आऊंगा मैं। विकास भंडारी जी लिखते हैं कि सर रोजगार तो पूरा चौपट कर दिया है सरकार ने, सारा पलायन हो रहा है। पलायन ये इसीलिए हो रहा है, जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है, एक तो खेती नहीं, जंगली जानवर खेती नहीं करने दे रहे। जंगली जानवर चाहे वो बंदर हो गए, चाहे वो सुअर हो गए, या अन्य कोई जंगली जानवर होंगे, वो खेती नहीं करने दे रहे। तो इसके लिए जो अल्टरनेट निकालना चाहिए, जो इसके लिए योजनाएं आनी चाहिए, वो योजनाएं पहाड़ों तक क्यों नहीं आ पा रही? यही हमारा एक बड़ा सवाल है कि बंदर का क्या कोई इलाज नहीं है? क्या जंगली जानवरों का कोई इलाज नहीं है? जो खेती बिल्कुल जो पहले हुआ करती थी, ये बंदर अचानक से पहाड़ों में कहां पे पहुंच गए? क्योंकि पहले तो कभी इतने बंदर नहीं होते थे, एक आधे होते थे, अचानक से इतने सारे बंदर, क्या ये कोई सोची समझी साजिश भी है? तो यही ग्राउंड पे हम लोग आए हैं देखने के लिए कि ये कौन सी सोची समझी साजिश है जो पलायन करने पर मजबूर कर दिया। एक गांव में गया था, पठूड़ी गांव है, वहां आप ये लगाइएगा, वहां पर 27-28 परिवार थे, और आज उस गांव में केवल 3 परिवार रहते हैं। उसकी वीडियो भी आपको जल्दी मिलेगी। 3 परिवार मात्र गांव में रहते हैं, और सबके घरों में ताला लगा हुआ है, और सबके अच्छे अच्छे मकान बने हुए हैं वहां पर। वो कहते हैं कि यहां पर कुछ है ही नहीं, बिल्कुल खेती खत्म कर दी है इन लोगों ने। तो अब वो लोग क्या करें? रोबिन राणा लिखते हैं हमारी ग्राम सभा जोलगी में रोड की समस्या है, 2007 से बनी हुई है, रोड अभी तक पक्की नहीं हुई है। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को कि आप लोगों को भी जो है, आप लोगों को भी सरकार से और अधिकारियों से सवाल पूछने पड़ेंगे। आप लोगों को भी अपना दिमाग इसमें चलाना पड़ेगा, क्योंकि समस्या जो मेन है वो आपकी ही गांव की है। आप लोगों को आरटीआई के माध्यम से इनसे सवाल पूछने पड़ेंगे। आरटीआई जरूर लगाइएगा, क्योंकि मैं कई गांवों में देख रहा था कि गांव के कुछ नेता मिलकर उन लोगों का बहिष्कार कर देते हैं जो गांव में आरटीआई लगाते हैं। तो उन लोगों का जरूर विरोध कीजिएगा और उन लोगों को चिन्हित कीजिएगा। अगर वो आपकी नहीं मान रहे हैं तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा,
हम लोग उनका आईना जनता को दिखाएंगे कि कौन है वो लोग जो गांव में आरटीआई लगने नहीं देते, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो जागरूक आप लोगों को भी होना पड़ेगा इसमें, क्योंकि समस्या आपकी है। आपके लिए हम खाली एक आईना बन सकते हैं, हम दिखा सकते हैं, हम उन लोगों को दिखा सकते हैं कि देखिए कौन कौन से लोग हैं जो गांव की खुशहाली नहीं चाहते हैं, क्योंकि गांव में ही वो लोग होते हैं। तो लगातार आप भी जागरूक जरूर होइएगा और अप टू डेट जरूर रहिएगा, और सहयोग जरूर करते रहिएगा लगातार जो हम लोग बातें करते हैं। रघुवीर सिंह जी लिखते हैं कि 29 नवंबर को जनता राजधानी गैरसैंण में आपका स्वागत है, 29 नवंबर को। मनवर सिंह लिखते हैं कि बहुत सुंदर पहल भाई जी, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। पहल हम और आप मिलकर करेंगे तो बहुत सुंदर इसको बनाएंगे, सुंदर उत्तराखंड हम लोग बनाएंगे। जो एक कल्पना उत्तराखंड की एक जो हमारे दिमाग में होती है ना कि कल्पना एक उत्तराखंड की जो हम लोग करते हैं, वो कल्पना हम साकार करेंगे। क्यों हम लोग दिल्ली में, देहरादून के अंदर, पंजाब में, कुछ लोग बेचारे विदेशों में हैं। मेरे पास कई फोन विदेशों से भी आए कि भाई हमारे गांव में ये समस्या। क्या उन लोगों को दुख होता है ना, क्योंकि अगर यहां पर रोजगार होता, यहां पर सही से वो खेती कर पाते तो क्यों भागते बेचारे विदेशों में, क्यों दिल्ली में होटल में वो सेफ बने रहते? क्योंकि यहां पर कोई रोजगार नहीं है। रोजगार क्योंकि हमें इसकी जड़ तक एकदम जाना पड़ेगा। मैंने बताया ना, जड़ तक इसकी जाना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी साजिश भी हो सकती है कि खेतियों को बंजर कर दिया, यहां पर जितने भी अस्पताल हैं दूर दूर बना दिया, अस्पतालों में सुविधा नहीं दी, क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं है, एक हंटर चलाने वाला इनके ऊपर नहीं है। जिस दिन हंटर चलाने वाला इनके ऊपर कोई हो गया ना, तो दौड़ दौड़ कर ये विकास भी करेंगे और सलाम भी ठोकेंगे, क्योंकि ये हमसे हैं, हम इनसे नहीं। और आज हम अपने गांव मूल जो हमारा वो है उसे छोड़ छोड़कर केवल रोजगार के लिए हम लोग देश विदेशों में भ्रमण कर रहे हैं। दुख भी होता होगा कई लोगों को, जो अभी लाइव लोग देख रहे हैं उनको बहुत ज्यादा दुख भी होता होगा कि केवल एक रोजी रोटी कमाने के लिए, जहां पर हम लोग पले बड़े, एक अच्छी स्वास्थ्य के लिए, अच्छे शिक्षा के लिए अपने बच्चों को वहां से दूर करना पड़ता है। तो ये दुख हमें भी है, और लेकिन ये वापस कैसे आ पाएगा, रिवर्स प्लान कैसे हो पाएगा, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि सरकार जब हम लोग चुनते हैं, हम लोगों को लगता है कि सरकार ही सब कुछ, अब सरकार ही सब कुछ कर देगी, लेकिन जागरूक हम लोगों को भी होना पड़ेगा। हम लोग उनके हाथों में ऐसा थाली सजा के नहीं दे सकते कि लो लीजिए हमने आपको चुन लिया, अब आप काम कीजिएगा। ये उत्तराखंड हमारा है, तो इसलिए बचाने का जो लक्ष्य है, जो बचाने की कोशिश है, हम ही लोगों को आपस में मिलकर करनी पड़ेगी। क्योंकि गलती अगर हो जाती है तो हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। कई बार ऑप्शन नहीं रहते हैं, भाजपा कांग्रेस के अलावा हम किसी को वोट नहीं दे सकते हैं, या कोई हमें लगता नहीं है कि इनको हमने वोट देना है, लेकिन वो गलती नहीं कही जाएगी, वो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए हो जाता है। रमेश पंडित लिखते हैं, आप निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बीच में आपने एलटी वालों का मुद्दा नहीं उठाया। बीच में आप रैली में आए, लेकिन आपने लाइव कवरेज नहीं किया, जबकि और चैनल हमारे साथ अभी तक बने हैं। ईमानदारी और रमेश पंडित जी, एलटी वालों का मैंने लाइव नहीं किया, लेकिन हमारे सहयोगी जो थे राणा जी, विजेंद्र राणा जी, उन लोगों ने आपका लाइव किया था। हर खबर मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि एक अकेला आदमी हर खबर नहीं कर सकता है, तो उन लोगों ने आपका कवरेज किया, तो नाराज होने वाली बात नहीं है इसमें। उन लोगों ने आपका कवरेज किया था। कवरेज हम हर कोई कवरेज हम लोग करते हैं, जितना हमसे संभव हो पाता है, जितना हमारे पास संसाधन है। गौरव नोटियाल जी लिखते हैं, इरिगेशन पोस्ट। अब ये देखिएगा, इरिगेशन कम से कम 60 दिनों से 228 लोग इरिगेशन पोस्ट के लिए बैठे हुए हैं एकता विहार धरना स्थल पर। जो सरकार ने वादे किए थे कि भाई जब चुनाव आ रहे थे कि हम 228 पद हमने निकाल दिए, अब आप इसे भरिएगा। उसके बाद सरकार बने हुए अब मेरे ख्याल से कुछ समय बाद 1 साल भी हो जाएगा इनको, और 1 साल से अभी तक इनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई। अब गलती किसकी है? राजेश जी लिखते हैं, राइट। गौरव नोटियाल ने लिख दिया है, एड इरिगेशन की मांग उठने के लिए आपका बहुत बहुत। मुक्कू चौहान जी लिखते हैं कि एड इरिगेशन 228 की मांग उठाने के लिए आपका। देखिए मुक्कू भाई, हमें ना वाकई में मुझे बहुत दिल से दुख होता है, क्योंकि आप लोग हो तो हम सब अपने ही है ना, कि 228 पदों के लिए जब आपने फॉर्म भरा, फॉर्म आपने फिलअप किया, आपने एग्जाम निकाला, 228 में आप लोगों का सिलेक्शन हुआ, उसमें कोई भर्ती घोटाला भी नहीं हुआ, केवल इसलिए क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है और आप लोगों को एक लॉलीपॉप दे दिया, और आज आप लोग जो 60 दिनों से धरने पर बैठे हुए हो, तो दुख हमको भी होता है। 200 केवल आप 228 ही लोग नहीं है, पूरी उत्तराखंड की जनता है, लेकिन हम लोग ना एकजुट नहीं होते हैं। शायद हमारे घर का, परिवार का कोई बंदा अगर वहां पर बैठा होता 60 दिनों से उस कब्रिस्तान के ऊपर, जो धरना स्थल जिसको एकता विहार में बना दिया गया, तो शायद वो पिंच हमें हो पाता।
तो हमारा लक्ष्य यही है कि पूरे उत्तराखंड को एकजुट करना। अगर किसी और को भी पीड़ा होती हो तो वो पीड़ा हमें खुद महसूस होनी चाहिए। जैसे अंकिता केस में हुआ, अंकिता केस में भी तो हुआ, एक पॉजिटिव रिजल्ट रहा उसका। भले ही हम उस बहन को बचा नहीं पाए या उस बहन को अभी तक न्याय नहीं दिला पाए, लेकिन एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें पूरे उत्तराखंड में देखने को मिला। सबको लगा कि उनके घर की कोई बेटी अंकिता के साथ ये हुआ हो। तो यही दर्द हर मुद्दे के लिए होना चाहिए, चाहे वो एड इरिगेशन हो, चाहे वो एलटी वालों का मामला हो, चाहे वो किसी भी बेरोजगार का मामला हो। ये जो दर्द है वो हर किसी के अंदर होना चाहिए, क्योंकि हमारा एक परिवार है पूरा उत्तराखंड। ये जो पूरी उत्तराखंड को एकजुट करने का भी प्रयास है, क्योंकि जो गांव में आज लोग पलायन कर रहे हैं, जो हर घर नल हर घर जल की जो बातें कर रहे हैं, उनके घरों में अगर पानी नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, ये हमें पूछना चाहिए सरकारों से। अगर वो अपने खेती नहीं कर पा रहे हैं, उनके खेत बंदर या जंगली सुअर उनको खेती नष्ट कर रहे हैं, तो ये भी हमें सरकारों से पूछना चाहिए। क्योंकि आपकी फाइलों में जो है वो हर घर नल हर घर जल में तो हर घर में पानी पहुंच रहा है, तो वहां पानी क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये तमाम बातें हैं जो हमें एक इन पर होना है। ऐसा नहीं है कि मैं देखता हूं उत्तराखंड में, कुछ लोगों को शायद बुरा भी लगेगा क्योंकि आज हम लोग खुल के बात कर रहे हैं लाइव में। मैं ये देखता हूं उत्तराखंड में कि उत्तराखंड की ये स्थिति बन गई है अमूमन लोगों की, सबकी मैं नहीं कहूंगा, अमूमन लोगों की। अगर उनका कोई काम है, उनका काम अगर हो जाता है तो अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो ये जनता की स्थिति हो गई, अपना काम बनता, भाड़ में जाए पूरा उत्तराखंड। ये वाकई में स्थिति है, बुरा मानने वाली बात नहीं है, लेकिन ये हकीकत है। हमें लगता है कि मेरा काम हो गया और उससे मुझे क्या लेना देना, लेकिन उसका इफेक्ट वो हम तक भी कहीं ना कहीं जाता है। अगर उत्तराखंड तरक्की नहीं करेगा, अगर उत्तराखंड के लोग लगातार पलायन करेंगे, तो एक दिन आप अपना जो जहां से आप मूल निवासी हो वो हक आप खो दोगे। क्योंकि इसके एग्जाम्पल बहुत हैं। आप दिल्ली के लोग देख लीजिए ना, दिल्ली का मूल निवासी कोई बोलता है कि मैं दिल्ली का मूल निवासी हूं, क्योंकि दिल्ली में कोई मूल निवासी है ही नहीं। वहां पर जितने भी लोग हैं सारे के सारे वो बाहर से वहां पर जॉब करने आए। ये हाल दिल्ली का है, वही हाल एक दिन उत्तराखंड का न हो जाए, क्योंकि मूल निवासी हम अपने आप को कहते हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन जो जनसंख्या है वो अगर आप देखिएगा वो बाहर से लोगों की बढ़ रही है। जो यहाँ का मूल निवासी है वो बाहर कहीं जा रहा है, अपनी जमीनें बेचकर यहां से जा रहा है, अपनी जमीनें कौड़ियों के दाम बेचकर जा रहा है, या तो उस जमीन में फिर कोई बड़ा दिल्ली का आदमी आकर या विदेश का कोई फंडिंग होती है, उसमें होटल रिजॉर्ट वगैरह बनाता है। हम वहां पर नौकरी करते हैं, हम वहां पर जब नौकरी करते हैं अपनी जमीन बेचकर हम उनकी नौकरी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। जो सरकार की योजनाएं आती हैं, जो सरकार हमसे बातें करती है, कभी हमने इसके ऊपर परवाह ही नहीं करी। हम लोगों ने कभी उनसे तर्कसंगत बातें ही नहीं करी कि आखिर ये सब चीजें हो क्यों रहा है। क्योंकि उत्तराखंड जब बना था इसी तर्ज पे बना था कि सबसे पहले जब उत्तराखंड में जब बनेगा तो यहाँ के मूल निवासियों को, यहाँ के संसाधनों पे, यहाँ के हक हकूकों पर इन्हीं का ही पहला हक होगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है। 75% नौकरी देने का वादा 2004 का एक मैं आपको अगर गजट नोटिफिकेशन दिखाऊं तो उसमें लिखा हुआ है खंडूड़ी सरकार में कि 75% लोगों को जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं उनको यहां पर रोजगार दिया जाएगा, और फैक्ट्री में वो रोजगार दिया जाएगा जहां पर वो काम करेंगे ताकि यहां के लोग यहीं रुक सके। लेकिन क्या ऐसा हुआ है? आज किसी भी फैक्ट्री में आप जाके देख लीजिएगा, क्या वहां पर 75% यहां का मूल निवासी है? आपको मैं गारंटी दे सकता हूं कि 20% भी उस फैक्ट्री में उत्तराखंड का मूल निवासी नहीं होगा, क्योंकि हमारी सरकार ने इंप्लीमेंट नहीं किया, क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं था, कोई भी दल बोलने वाला नहीं था, कोई भी समिति इसके ऊपर बोलने वाली नहीं थी, कोई भी संगठन इसके ऊपर बोलने वाला नहीं था। इसलिए आज इसकी ये स्थिति हो गई। वो गजट नोटिफिकेशन आज भी चल रहा है, वो नियम बनाया हुआ आज भी चल रहा है कि 75% जो मूल निवासी हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन 20% मूल निवासियों को भी रोजगार नहीं मिल पाया। भू कानून की बात करी थी, लेकिन भू कानून भी अभी तक केवल फाइलों में ही दबके रह गए। इसके ऊपर बड़ी बड़ी समितियां बन गई, लेकिन समितियों का कोई रिजल्ट नहीं आ पाया। हम पूछते नहीं। 2017 में जिस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, 100 दिन में लोकायुक्त की बात करी थी कि 100 दिन के अंदर लोकायुक्त हम लोग लेके आएंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 5 साल सरकार को बीत गए, लोकायुक्त नहीं आया। एक भवन वहां पे खड़ा कर दिया उन्होंने लोकायुक्त का, उसमें अधिकारी भी बैठाए, लेकिन लोकायुक्त रेगुलेट नहीं हुआ। रेगुलेट अगर होता तो 100 दिन में अगर वो रेगुलेट करते तो लोकायुक्त के डायरेक्ट निशाने पर मुख्यमंत्री भी आते,
और लोकायुक्त बहुत फास्ट कार्रवाई करता है, इसलिए लोकायुक्त नहीं बना। और हमारे उस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी क्या कहते थे, यह राम राज्य है। जिस राज्य में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है वो राम राज्य है। जिस राज्य में सबसे ज्यादा जो स्वास्थ्य के बुरे हाल है वो राम राज्य है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद सरकारी आंकड़े आप उठा के देख लीजिएगा। आप एनएसओ की रिपोर्ट आप उठा के देख लीजिएगा। एनएसओ की रिपोर्ट में खुद बताया गया था कि -22% बेरोजगारी के आसपास थी उत्तराखंड में उस समय। सबसे ज्यादा पूरे इंडिया में अगर हम लोग लिस्ट अगर निकाल के देखें, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी उत्तराखंड में थी। सबसे ज्यादा अगर केक की रिपोर्ट आप उठा के देख लें, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के सबसे ज्यादा बुरे हाल यहां है। और मुझे लगता है कि करप्शन में भी सबसे ज्यादा नंबर 1 हमारा उत्तराखंड हो, क्योंकि हम लोग सवाल नहीं पूछते हैं। ये हमारी गलती है, आपकी गलती। हम लोग सवाल ही नहीं पूछते हैं अपने उससे। मैं एक गांव भी गया था उत्तरकाशी में, वहां के जो अध्यक्ष थे उस समय दीपक विजलान जी, उन पर इंक्वायरी भी हुई थी। उस इंक्वायरी में आप ये देखिएगा कि गांव वालों को ये नहीं पता है कि उनके गांव में क्या क्या योजनाएं आई, उनके गांव में कौन कौन सी छोटी छोटी 1 लाख की योजना आई, 2 लाख की योजना आई। क्योंकि मैंने कहीं देखा कि आपके घर में क्या, आपके गांव में क्या शौचालय, सार्वजनिक शौचालय का निर्माण हुआ है, उनको कुछ पता ही नहीं। उनको ये नहीं पता कि आपके गांव में जो 1.5-2 लाख की योजना आई थी, जो खच्चर के लिए रोड बननी थी, 2 लाख की रोड बननी थी, उनके गांव में नहीं बनी। लेकिन गांव वाले केवल इस बात पे खुश थे क्योंकि वहां जो नेता आते हैं चुनाव के समय में, उनके घरों में भांडे बर्तन दे के जाते हैं, वो इस बात के लिए खुश थे। गांव में मुश्किल से मैं पहुंचा, कम से कम 8-10 किलोमीटर अपनी बाइक को लेकर, जिसके गांव रोड इतने बुरे हाल थे कि बाइक मेरे ख्याल से 2 बार भी वहां पर पंचर हो गई। तो जब उनसे पूछा गया कि आपकी ये रोड जो है वो तो 3 साल पहले बनी बैठी है, आपने सवाल क्यों नहीं पूछे, उनका उत्तर यह था कि हमें नहीं पता इस बारे में, लेकिन हमारे नेता बहुत अच्छे हैं क्योंकि वो हमको भांडे बर्तन वो दे देते हैं। ये स्थिति है उत्तराखंड की। इस दयनीय स्थिति में आपको खड़ा कर दिया। एक गांव और एग्जांपल दूं, लोधन गांव। लोधन गांव मैंने एक खबर भी लिखी थी कि 5 लाख में बिक गया पूरा गांव। 5 लाख में 5 लाख रुपए लेकर पेयजल की एक योजना थी, हर किसी ने उसमें साइन कर दिया, प्रधान से लेकर सबने, क्योंकि गांव में कम से कम वो 12 लाख की योजना आई थी और 5 लाख जो रुपए हैं वो गांव में हर घर में बटे थे। 10-10, 15-15 हजार रुपए हर घर में बटे थे। ये हाल है उत्तराखंड के मूल निवासियों के। कहते हैं मुझे भी बड़ा बुरा लगता है कि ये सब चीजें बातें कह रहा हूं, लेकिन ये हकीकत है। हम लोग जो गांव की योजनाएं आती हैं, हमें लगता है कि किस तरीके से इससे फायदा उठाया जाए, पैसा ले लिया जाए। अगर वो 12-13 लाख रुपए गांव में लग जाते और ना लेते हो 10-10, 15-15 हजार रुपए गांव के वाले, तो क्या गांव का विकास नहीं होता? क्या गांव में पानी नहीं आ पाता? लेकिन नहीं, 10-15 हजार रुपए प्रत्येक परिवार ने ले लिए। मेरे तो बिल्कुल आंख और कान खुले रह गए जब इस प्रकार की घटनाएं हम लोग पढ़ते हैं कि उत्तराखंड में ऐसे ऐसे गांव भी हैं। और इनकी भी गलती नहीं है, करें भी करे क्या, पैसा नहीं है, सवाल ही नहीं पूछते हैं। 100 दिन की रोजगार गारंटी की बात करते हैं, मिलता उन्हें 30 दिन का है, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। तो क्यों ना मिलकर एक ऐसी मुहिम शुरू की जाए कि हर गांव हमारा अपना है, हर ब्लॉक हमारा अपना है, हर पंचायत हमारी अपनी है, गांव के हर जो लोग हैं वो हमारे अपने हैं, तो हम उनके साथ क्यों नहीं खड़े रहते? तो ये दुख मुझे है पूरे, इसलिए मैं लाइव आया हूं। आज बहुत लंबा लाइव हो गया क्योंकि ये दुख जो है वो अंदर से निकलता है, पूरा दुख। क्योंकि हम लोग ग्राउंड पे जब लोग देखते हैं स्थितियों को, इतनी दयनीय स्थिति है गांव की। अंकिता के केस में आप देख लीजिएगा, अंकिता की मां वो आंगनवाड़ी में काम करती थी, कोई पूछने वाला नहीं था जब तक मीडिया ने सवाल नहीं उठाया, जब तक लोग एकजुट नहीं हुए। आज उसके घर धामी जी आते हैं, 25 लाख का चेक देके आ रहे हैं। क्या 25 लाख में उसकी बेटी वापस आ जाएगी? रेखा आर्या, जब लोगों ने ट्रोल करना शुरू किया, महिला कल्याण मंत्री, उसके बाद रेखा आर्या तब उसके घर जाती है रात को छुपे हुए। क्या उसका फर्ज नहीं बनता था कि उस बेटी के साथ कुछ हुआ? मीडिया को क्यों सामने आना पड़ता है हर बार? क्यों हर बार लोगों को इकट्ठा होना पड़ता है? क्या उस पटवारी की अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? इस पटवारी ने रिपोर्ट लिखने से पहले मना कर दिया था। और वो वहां के जो एसपी, जो उस पुलकित आर्या के बाप को बैठा के चाय पिला रहे थे, जो आपने लाइव में मेरा देखा भी होगा, जो पुलकित आर्या उसके बाप चाय पी रहे हैं वहां पर बैठ के, क्या उनसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं था कि जो एक्यूज्ड है उसके बाप को आप बैठा के चाय पिला रहा है और विक्टिम का बाप बाहर खड़े हुए
कम से कम उसको 4-5 दिन हो गए हैं, उसने नहीं अभी अपने कपड़े बदले हैं, नहीं मुंह धोया, वो बेचारा सोता भी कैसा होगा, रात को सोने की व्यवस्था क्या होगी, उसको आप पूछ तक नहीं रहे हैं। और जो पुलकित आर्या है उसके बाप को आप कॉफी आप पिला रहे हैं। ये प्रश्न चिन्ह हमारी शासन व्यवस्था पे खड़ा करता है, क्योंकि हम लोगों ने पूरा मैनेजमेंट इस तरीके से बना लिया, हमें लगता है कि बस हमारी चलनी चाहिए। उसके बाद यूके ट्रिपल एससी आप देख लीजिएगा ना, यूके ट्रिपल एससी में क्या हुआ, हम लोग लगातार इसके लिए आवाज उठाते रहे। मैं तो बहुत धन्यवाद करता हूं उस शख्स का, बॉबी पवार का, जो अभी मात्र 24-25 साल का एक लड़का है, वो आप लोगों की लड़ाई लड़ रहा था। 24-25 साल का लड़का है बॉबी पवार, और लगातार लड़ाई लड़ रहा था कि इस परीक्षा में घोटाला हुआ है, घोटाला हुआ है, घोटाला। लोग मजाक उड़ा रहे थे उसका और कह रहे थे कि भाई कुछ नहीं होता, ये तो खाली ऐसी बोलता रहता है, परीक्षा में कभी कोई घोटाला होता है। लेकिन जब घोटाला सामने आया तो सबके हक्के बक्के उड़ गए, सबकी आंखें बड़ी की बड़ी खुली की खुली रह गई कि परीक्षा में इतना बड़ा घोटाला हो गया, जहां पर आज 45 से ऊपर जो लोग हैं वो गिरफ्तार हो गए, जहां पर उसके बाद ना जाने कितनी और भर्तियों का जो वो है घोटाला है वो खुल पाया। लेकिन शुरुआत तो हम ही लोगों को करनी पड़ेगी ना। हम लोग शुरुआत नहीं करते हैं, आपस में हम लोग बस अपना काम बनता बाहर में जाए जनता वाली बात हो जाती है। हम लोग मिलके नहीं रहते, तो मिलके भी हम लोगों को रहना जरूरी है ताकि एकजुट कर पाए, क्योंकि मुट्ठी में ही ताकत होती। अगर मुट्ठी जिस दिन खुल गई तो आपकी एक एक उंगलियां जब अलग हो जाती है तो कोई भी उनको तोड़ के चला जा सकता है। लेकिन जब मुट्ठी रहेगी ना, तो मुट्ठी से आप किसी पर भी प्रहार कर सकते हैं, वो आपका कुछ नहीं कर सकता। तो उम्मीद है कि हम लोग एकजुट रहेंगे। और जो टॉपिक जो शुरू किया था मैंने कि हम लोग आप लोगों के गांव-गांव तक पहुंचना चाहते हैं और ताकि समस्या उठा पाएं, क्योंकि कई लोगों को लगता है, बहुत नकारात्मक लोग भी यहां पर उत्तराखंड में, कई लोगों को लगता है कि आप ये उठा के क्या कर लोगे मुद्दों को। भाई आपने भी तो वोट दे दिया ना, आपने क्या उखाड़ लिया वोट देके? कुछ उखाड़ लिया क्या किसी का वोट देके? हम लोग कम से कम एक कोशिश तो कर रहे हैं कि आप लोगों की आवाज है वो अधिकारी सुने, वो सरकार तक पहुंच पाए, हम एकजुट हो पाए, एकजुट होकर सवाल पूछ पाए इस भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो पॉजिटिव होइए, खैर नेगेटिव लोगों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पॉजिटिव आप होइए। और जिस टॉपिक से मैंने शुरू किया था, काफी लंबा ये हो गया। आप लोग टिहरी भ्रमण पे मैं हूं, और टिहरी के जितने भी लोग हैं वो चाहते हैं कि उनके गांव की समस्या मैं आप तक पहुंचाऊं। तो आप लोग प्लीज इस वीडियो पे आप लोग कमेंट और अपना गांव और अपना ब्लॉग का नाम जरूर डालिएगा। मैं आप लोगों के घर तक, आप लोगों के गांव तक जरूर पहुंचूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।